हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को यहां पे डेली बेसिस पे जो है साइंस का सेट मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि सिलेबस में जो है आपको 25 क्वेश्चन जो है साइंस के पूछे जाएंगे आरआरसी ग्रुप डी में। तो यहाँ पे साइंस का अगर सिलेबस देखा जाए तो एक लिमिटेड सिलेबस है। आप जो है अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो 25 में 25 मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे होना चाहिए। और क्वेश्चंस जो है आपका इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो इजी लेवल के प्रश्न जो होते हैं वो लगभग आपका 50% क्वेश्चन इजी ही पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि जो क्वेश्चन हार्ड है सिर्फ उसी की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, ज़्यादा अगर आपका रिवीजन नहीं है तो आप आसान से आसान क्वेश्चन को भी वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो रिविज़न आपको जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में स्टार्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो अभी भी आपके पास जो है 2 महीने का समय है। तो आप 2 महीने में अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं साइंस की, ठीक है दोस्तों। तो और ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, ठीक है दोस्तों। 25 क्वेश्चन का सेट है और डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सारे रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसके अंदर आपको मन ही मन जो है क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आज की सेट की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चंस जो लिए गए हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं और इस सेट में आपका नंबर जो है कम से कम 20 प्लस होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोना जो है ये सबसे अधिक तन्य होता है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है, ठीक है दोस्तों। सोना की बात करें तो सबसे कम क्रियाशील धातु है, याद रखिएगा, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसकी अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 79 है। और दोस्तों इसका जो संकेत होता है AU होता है, ठीक है दोस्तों, AU और हम बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो दोस्तों आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो है अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए उसको क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा जो यहाँ पे क्रांतिक कोण जो यहाँ पे बनता है ये सघन माध्यम में बनेगा, याद रखिएगा, सघन माध्यम में, ठीक है दोस्तों। और ये अपवर्तन कोण का मान 90 जो होता है ये विरल माध्यम में होता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको क्या चाहिए, प्रकाश जो चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में मतलब होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे पहले तो हजामती दर्पण के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका जो टॉर्च लाइट होता है, टॉर्च, उसका बाद हेडलाइट जो होता है, टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया। उसके साथ ही जो ENT के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ENT के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों, आँख नाक कान वाला जो डॉक्टर होता है वो भी यूज़ करता है अवतल दर्पण को, ठीक है दोस्तों। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तो सोलर कुकर में तो यूज़ होता ही, साथ में जो हजामती दर्पण के रूप में होता है उसका टॉर्च में होता है, फिर हेडलाइट में होता है, उसका ENT के डॉक्टर भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे असंतुलित बल बोल रहा है, ठीक है। तो असंतुलित बल का मतलब क्या है कि जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे, ठीक है दोस्तों। तो परिवर्तन लाएगा तो उसमें गति होगा, गति होगा इसका मतलब उसमें चाल होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, चाल, ठीक है। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसमें जो है क्या होगा, उसका चाल में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निषेचित अंडायुग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है, ठीक है। निषेचित मतलब जो निषेचन हो गया है तो वो अंडा कहाँ पे, युग्मज, युग्मज का मतलब होता है कि दोस्तों जब फर्टिलाइजर होता है, ठीक है,
मतलब निषेचित होता है, उसके बाद जो है युग्मज कहलाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे चला जाता है, समाविष्ट हो जाता है गर्भाशय में। ठीक है, और वहाँ पे भ्रूण का विकास होता है और वहाँ पे जो है शिशु का विकास होने लगता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो निषेचन होता है, ठीक है दोस्तों, निषेचन जो होता है, निषेचन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब पे होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं डिंबवाही नलिका। ठीक है, डिंबवाही नलिका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है। ठीक है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कार्बन है, आयरन है। तो दोस्तों यहाँ पे आयरन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फेरम इसको बोलते हैं। ठीक है, फेरम, पता नहीं हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। ठीक है, लेकिन फेरम बोलते हैं, फेरम। ठीक है दोस्तों, अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 26 है, और इसको Fe से जो है संकेत जो है Fe से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा, आयरन। ठीक है, लोहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, एल डेग्यूरे ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच का विभवांतर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ओम के नियम से आप लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला है V बराबर आई आर। ठीक है, आप सभी जानते होंगे V बराबर आई आर। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, तो 5 ओम यानी कि R का मान दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, उसके बाद जो है धारा का मान, I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे V का मान पूछा है। ठीक है, V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर, तो I का मान यहाँ पे 2 एम्पियर है, और उसके बाद जो है रेसिस्टेंस दिया है 5 ओम, तो 5 दूनी 10 जो है वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का क्या होता है, मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जूल जो है कार्य की इकाई है, और सेकंड जो है क्या है, समय की इकाई। तो समय को ही बोला जाता है दर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शक्ति का, इसी को बोलते हैं वाट। ठीक है, इसी को वाट, जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोला जाता है। कार्य का मात्रक आपको पता है जूल है। ठीक है, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर मन ही मन करिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि एवं दंत विकार। तो दोस्तों कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद जो है दंत यानी कि दांत का जो एनामेल है, ठीक है, दांत की जो ऊपरी परत है होता है उसको दंत वलक बोलते हैं या फिर एनामेल बोलते हैं, उसमें जो है क्या हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो याद रखिएगा, अस्थि एवं दंत विकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जितने भी विटामिन है उसका जो है आपको रासायनिक नाम याद रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम होता है। ठीक है, कैल्सीफेरोल जो होता है विटामिन डी का नाम होता है। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो दोस्तों विटामिन डी एक ऐसा जो है विटामिन है जो कि हार्मोन्स की तरह काम करता है, हार्मोन की तरह ये काम करता है। और इसका काम क्या है दोस्तों विटामिन डी का, कि जो हम लोग भोजन में कैल्शियम जो लेते हैं, ठीक है, भोजन में जो हम लोग कैल्शियम लेते हैं उसका अवशोषण करना। ठीक है, हड्डियों में उसका अवशोषण करवाना जो है ये विटामिन डी का काम होता है। तो कैल्शियम से जुड़ा हुआ ये विटामिन है, कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसका नाम याद रख सकते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी को हम लोग बोलते हैं, विटामिन बी का तो अलग अलग नाम है, विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे विटामिन का जो है नाम आप लोगों को, रासायनिक नाम आप लोगों को याद होना चाहिए।
ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन डी जो है ये जो है एक हार्मोन्स की तरह काम करता है, याद रखिएगा। और जो सूर्य की रोशनी है वहाँ से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को, ठीक है। और ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने, याद रखिएगा। और इन्होंने एक किताब लिखा था दोस्तों, उस किताब का नाम भी जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो है बुक लिखा था इन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हक्सले ने क्या कहा था, याद रखिएगा। हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है, जीव द्रव, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये जीवन का भौतिक आधार है। तो इन्होंने कहा था, किसने, हक्सले ने कहा था। और लमार्क जो है दोस्तों, लमार्क ने एक जो है सिद्धांत दिया था, इसको बोलते हैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी, ठीक है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, ठीक है। मेंडल को तो आप लोग जानते ही हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको अनुवांशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जो जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, अनुवांशिकी का पिता, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, खास करके रेलवे एग्जाम में, तो आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि D2O, ठीक है दोस्तों, D2O। और यहाँ पे जो है कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भारी जल का जो है परमाणु भार क्या होता है, तो ये 20 होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, पता है ना आपको। तो तीनों में एक ट्रिटियम है, जो कि ये मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन, चलिए यहाँ पे ओजोन नहीं, यहाँ पे देखिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दो जो है यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे जिप्सम का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मतलब डिफरेंस है। तो जिप्सम में क्या होता है कि यहाँ पे 2 मोलिकुल पानी का होता है, ठीक है, 2 मोलिकुल। तो यहाँ पे देखिए जिप्सम में सम आ रहा है, यानी कि सम मतलब 2, यानी कि 2 से संख्या शुरू होती है, सम संख्या। तो यहाँ पे 2 मोलिकुल पानी रहेगा, ठीक है, किसके साथ, जिप्सम के साथ। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है आधा मोलिकुल पानी का रहता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, दोनों ही कैल्शियम सल्फेट है, याद रखिएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट दोनों ही है। और एक में जो है जिसमें सम लगा हुआ है जिप्सम, उसमें 2 मोलिकुल पानी का, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा, हाफ मोलिकुल पानी का, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों यौगिक में। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बूझा चूना, ठीक है, बूझा चूना या भखरा चूना इसको बोला जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है यौगिक है, और तीनों का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन प्रभावित करता है पारे तथा चांदी को, लोहे को, कांच को, या फिर सोने को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे तथा चांदी को, ठीक है। पारा और चांदी को जो है यहाँ पे ओजोन प्रभावित करता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पारा Hg और चांदी Ag, अर्जेंटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहा गया है। जल में अविलय रंगीन गैस, अत्यधिक ज्वलनशील गैस, एक काला ठोस, या एक लाल द्रव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक लाल द्रव, ठीक है दोस्तों। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि
द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपवाद में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका रंग कैसा होता है, तो आज से आपको पता चल गया कि लाल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, दिखने में कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। याद रखिएगा 35 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। Br इसका जो है संकेत होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे दोस्तों अधातुएँ जो है लगभग 22 अधातु का खोज हो चुका है अब तक। उसमें से जो 11 अधातु है वो गैसीय फॉर्म में मिलता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनता है, मेथेन बनता है। ठीक है, मेथेन बनता है CH4। ठीक है, तो अल्केन समूह का ये पहला जो है ललनवा है, एक तरीके कहिए तो पहला मतलब क्या है, सदस्य है क्या, CH4, जिसको बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। जैसे आपको धान का खेत में सड़े हुए मतलब जो खरपतवार वगैरह हैं और गोबर गैस वगैरह में भी मेथेन गैस ही पाया जाता है। ठीक है, दलदली भूमि में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो व्यक्ति करता है कोई भी कार्य नहीं करता, या फिर ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक किंतु अधिकतम कार्य नहीं, या फिर धनात्मक कार्य। तो दोस्तों यहाँ पे विस्थापित करने में असफल होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसके द्वारा लगाया गया बल से दीवार जो है, दीवार में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए काम जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा W बराबर होता है F cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है थीटा का जो ये थीटा जो है ये आपका लगाया गया बल और विस्थापन के बीच का जो है कोण होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री का भी अगर एंगल आ जाता है थीटा का मान, तब भी जो है आपका कार्य जो है शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सर पे बोझा लेके जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके द्वारा क्या गया कार्य का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 90 डिग्री हो जाता है, और cos 90 का मान हो जाता है 0, जिसके कारण कार्य भी हो जाता है 0। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, आपको सबको पता होगा बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, बहुत से बर्तन, बहुत से बॉक्साइट, इस प्रकार से हम लोगों ने याद किया है। तो याद रखिएगा, बर्तन बनता है एल्युमिनियम का और बॉक्साइट जो है इसका अयस्क है। ठीक है दोस्तों, क्यूप्राइट आपको पता होगा कॉपर का है, क्यूप्राइट कॉपर ग्लास हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है गैलेना है सीसा, लेड का। ठीक है, सीसा यानी कि लेड का जो है क्या है, अयस्क है। और जर्कोनाइट किसका है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि जर्कोनाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, या किस तत्व का अयस्क है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, तो कौन सा रोग होता है विटामिन B6 की कमी से, तो रिकेट, स्कर्वी, बेरी अरक्ता। तो दोस्तों विटामिन B6 की कमी से जो होता है ये हो जाता है अरक्ता। ठीक है दोस्तों, अरक्ता मतलब वो रक्त की कमी। ठीक है दोस्तों, रक्त की कमी को ही बोलते हैं अरक्ता। और ये जो है महिलाओं में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमन है, क्योंकि महिलाओं में जो है रक्त की कमी हो जाता है, और ये होता है आयरन की कमी से। ठीक है, महिलाओं में होता है आयरन की कमी से, तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, रिकेट्स जो होता है ये विटामिन D की कमी से होता है, स्कर्वी जो विटामिन C की कमी से होता है, और बेरी विटामिन B1 की कमी से। याद रखिएगा, बेरी विटामिन B1 की कमी से, और B6 की कमी से क्या होता है, अरक्ता होता है। ठीक है, B6 को ही बायोटीन बोलते हैं। याद रखिएगा, B6 का हम क्या बोलते हैं, बायोटीन। याद रखिएगा, और भी जितने भी विटामिन B6 के जो है प्रकार हैं उन सभी का जो है आपको याद रखना है रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनिकाओं, जो रक्त कनिका होता है, ब्लड कार्पसेल्स जो होते हैं, तो उसमें जो है जो कार्पसेल्स के बिना जो रक्त का तरल अंश होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो यहाँ पे सॉलिड पार्ट जो है, ठोस पार्ट को अगर रक्त से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और जो उसका जो लिक्विड पार्ट बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा, यानी कि जो रक्त का तरल भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, बल एवं दाब, कार्य और ऊर्जा, आवेग एवं संवेग,
भार एवं बल। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बल और दाब का जो है जो बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो अलग होगा। बाकी कार्य और ऊर्जा का समान होता है, आवेग और संवेग का समान होता है, बल और भार का क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ देखिए, अगर बल की बात करें तो बल यानी कि यह बराबर होता है एम ए। ठीक है, तो एम क्या है, मास है, मास का केजी होता है, और त्वरण का ए क्या है, यहाँ पे त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी के लिए हम एम, ठीक है, मास है तो एम, ठीक है, मीटर एल, लंबाई के लिए एल करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके लिए टी, तो एम एल टी माइनस 2 जो है ये किसका हो जाएगा, बल का हो जाएगा। और उसी प्रकार दोस्तों अगर हम दाब का देखें तो दाब बराबर होता है, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दाब बराबर होता है क्या, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का तो हम लोगों ने क्या निकाला कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये 1 मीटर से 1 मीटर तो यहाँ गया, तो अब क्या होगा, इसका एम एल माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे में है। ठीक है, एल माइनस 1 और टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों अलग अलग है, वहाँ पे क्या था, एम एल टी माइनस 2 था, यहाँ पे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, और जो आर्ट्स वाले हैं उनको तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक है, अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा है, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों अगर बात करें हम भेदन क्षमता की, सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होता है वो गामा किरण का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, गामा किरण। ठीक, और ये जो इसका जो वेग होता है ना वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का वेग होता है। ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो है ये क्या होता है कि विस्थापित नहीं होता है, और अगर किसी भी तत्व के नाभिक से, ठीक, किसी भी तत्व के नाभिक से अगर गामा किरण निकलता है तो उसमें उसके जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में कोई भी जो है अंतर नहीं आता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो तो वो क्या कहलाता है, परमाणु, अणु, यौगिक या तत्व। तो दोस्तों यहाँ पे अणु राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जिसमें उस पदार्थ का सभी गुण जो है मौजूद होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी गुण मौजूद होता है। अणु को अगर हम विखंडित करते हैं तो परमाणु प्राप्त होता है, और परमाणु जो है 3 जो है मौलिक कण से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये मतलब उदासीन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करिएगा, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए इससे अच्छा और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो है ला सकूं, आप लोगों को जो है यहाँ पे रिवीजन करवा सकूं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ सिखा नहीं रहा दोस्तों, बस आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे में उतनी ज़्यादा क्वालिटी है नहीं जो आप लोगों को मैं कुछ सिखा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, बस रिवीजन करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल से जुड़े रहने के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।